हेलो फ्रेंड्स, हैप्पीनेस पॉसिबल डॉट आई एन की तरफ से मैं सुमित भंडारी आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है डायबिटीज। देखिए, पिछले कुछ टाइम से हम लोगों ने रिसेंटली जो एक लेटेस्ट न्यूज आई है दैट इज कि भी इंडिया एक कैंसर कैपिटल बनता जा रहा है। और आज से 10 साल पहले हम लोग न्यूज सुनते थे कि इंडिया डायबिटीज कैपिटल बन गया है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि पहली बात, आई एम नॉट अ डॉक्टर, मैं कोई मेडिकल प्रोफेशनल नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि मेरा हेल्थ इंश्योरेंस का काम है तो उस वजह से बहुत सारे लोग मैंने क्लेम देखे और बहुत सारे लोगों को बीमार होते देखे और बहुत सारे लोगों को रिकवर भी होते देखे। तो जस्ट अपने हिसाब से कुछ आपको गाइडेंस देने की या सजेशन देने की कोशिश करता हूँ। देखिए, इंडिया के अंदर बहुत, आई विल कीप इट वेरी वेरी सिंपल, बहुत लेमैन की तरह हम लोग बात करेंगे, बहुत टेक्निकल नहीं जाएंगे। राइट, इंडिया के अंदर क्या होता है कि पिछले 50-60 साल के अंदर एक तीन बहुत मेजर चेंज आए। 1947 के अंदर जब इंडिया आज़ाद हुआ तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा गरीबी थी। और एक टाइम 1972 जब हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन आया 70s में, तब तक आते आते कई हालात हमारे ऐसे था। 1965 की लड़ाई हुई, 62 की लड़ाई हुई, और उससे पहले हमारी जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट थी वो बहुत ही ज़्यादा इनकॉम्पिटेंट थी एंड देवर सोशली ड्रिवन। और देवर जस्ट, आई मीन, बड़े लोग थे जिन्होंने जिंदगी में नीचे जमीन पे काम नहीं किया, देवर रनिंग द कंट्री। और काफ़ी लोगों को कॉन्ट्रैक्ट वगैरह मिल जाते थे आराम से। तो इस तरीके से जो आधारभूत फाउंडेशन है वो बनाई ही नहीं गई। तो 70s के अंदर आके एक बहुत बड़ा एक ऐसा टाइम निकला इंडिया के अंदर कि जिसके अंदर हमारे पास पैसे की भी कमी थी, खाने की कमी थी, बहुत ज़्यादा कमियां थी। तो इस टाइम पे एक इंडिया में बहुत पॉपुलर इस चीज़ की, आज बहुत ज़्यादा उसको मशहूर माना जाता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ। लेकिन जितना भी ये ग्रीन रेवोल्यूशन था ये नॉर्थ इंडिया में पंजाब हरियाणा के आसपास ज़्यादा उस टाइम के ऊपर 5, 10, 15 साल जो ग्रोथ हुई है वो उस टाइम के ऊपर थी। उससे क्या इंडिया सेल्फ सफिशिएंट हो गया। उस टाइम के ऊपर जिस चीज़ के ऊपर मेन हमारी इंडिया के अंदर, खासकर नॉर्थ के अंदर, वो स्टेट इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो गई। आज पिछले 20-25 साल के अंदर पंजाब हरियाणा के अंदर बहुत ज़्यादा कोई तरक्की नहीं हुई है, लेकिन उस जमाने की तरक्की से इतने पैसे कमाए हुए हैं लोगों ने। राइट, तो जमींदारी सिस्टम था। तो मेन हमारी जो उस टाइम पे फूड प्रोडक्शन थी उसके अंदर दो मेन चीज़ें आई। एक आया राइस और दूसरा आया हमारे पास गेहूं। तो एक टाइम ऐसा आया कि भी इसकी प्रोडक्शन इतनी होती की और उसके एक स्टेज ऐसी आ गई कि ग्राउंड, क्योंकि जो एक रिवर प्लानिंग नहीं थी तो उसकी वजह से जमीन से पानी निकालते गए। तो करते करते आज प्रैक्टिकल पिछले 30 साल के अंदर हमारी जो स्टेपल डाइट है, जो मेन डाइट है, वो गेहूं और राइस की बन चुकी है। अगर हम डायबिटीज की बात करते हैं तो आज से 60-70 साल पहले, 100 साल पहले, 200 साल पहले, 500 साल पहले, 1000 साल पहले, 2000 साल पहले, क्या हमारे पास इस टाइप की कोई एजुकेशन है? क्या हम अंडरस्टैंड करते हैं कि इस उस टाइम के ऊपर हम लोग क्या खाते थे? हमारे एजुकेशन सिस्टम से वो सारी चीज़ें, हमारी जो पुरानी डाइट है वो बेकार हो चुकी है। 1947 से पहले हमारी क्या डाइट होती थी इसके बारे में आज जो लोकल नॉर्मल मीडिया उसके अंदर किसी को मालूम नहीं। हमारे जो बुजुर्ग थे, दादा दादी, उनके टाइम के अंदर फिर भी बहुत कॉमन था, उनकी डाइट बड़ी स्पेसिफिक होती थी। लेकिन तो 47 से जो एक फर्स्ट जनरेशन हमारी आई, नए नए आजाद हुए थे, तो उस टाइम पे सर्वाइवल मोड की वो जनरेशन थी। उन्होंने पैसा कमाया और किसी ना किसी तरीके से एक एक छोटा छोटा अपना घर बना लिया। बहुत सारे लोगों के बने और बहुत सारों के नहीं बने। सेकंड जो फेज आया उसके बाद, जो 70s और 80s के अंदर, ये जो पुरानी जनरेशन थी, इन्होंने खुद इतनी गरीबी देखी, एक एक पाई, एक एक रुपया, एक एक आना जोड़ जोड़ के इन्होंने जिंदगी को काटी। और खाने को बस दो मुश्किल से रोटी मिल जाए तो बस उतना ही एक लाइफ की एस्टेब्लिशमेंट होती थी। लाइफ के अंदर सबसे नई चीज आई एजुकेशन, पढ़ाई। तो पढ़ाई लग के आप बाबू बन सकते हो और अगर आपके अच्छे कंटैक्ट्स हैं तो आप नौकरी कर सकते हो या आप अपना कोई ना कोई बिजनेस करोगे। तो वो जो सेकंड जनरेशन आई जिसको पुरानी जनरेशन ने पढ़ा लिखा के बड़ा किया, ये नौकरियों वाले लोग बने, गवर्नमेंट सर्विस आई, फिर प्राइवेट सेक्टर ओपन हुआ। तो ये जो जनरेशन है ये 1990 तक की इस जनरेशन ने क्या हासिल किया? ये सारे के सारे नौकरी करने के अंदर या बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट करने के अंदर बिजी हो गए, खाने के ऊपर ध्यान नहीं दिया। लेकिन दे वर वेरी फॉर्चुनेट, जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर था। 2000 तक इंडिया के अंदर जॉइंट फैमिली सिस्टम था। तो 1985, 90 और 2000 तक जो इंडिया के अंदर खाने पीने का जो सिस्टम था वो फिर भी पुराने टाइप का था।
फिर इंडिया में तीसरी एक जनरेशन आई जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जनरेशन आई। तो पहली जनरेशन सर्वाइवल में थी, दूसरी जनरेशन ने अकोमोलेशन की, कोठियां बनाई, घर बनाए, बिजनेस एस्टेब्लिश किए, और फिर तीसरी जनरेशन को ये नहीं पता था कि भी 1947 की जो जनरेशन ने क्या मजबूरियां देखी उन्होंने। और हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत दो चीजों की कमी रही है। पहली है कि अपने दुख दर्द नेक्स्ट जनरेशन को कभी बताए नहीं माँ बाप ने, बहुत कम। राइट, उनको बोला था कि ठीक है हमने दुख तकलीफें देखी, हमारे बच्चे को नहीं हुआ। तो इसके दौरान जो सबसे बड़ा प्रैक्टिकली पिछले 25-30 साल के अंदर जो गैप आया है, जिसकी वजह से इंडिया डायबिटीज कैपिटल बन चुका है इतने साल पहले, वो हुआ कि हमारा खाना पीना चेंज हो गया। थोड़ा आप साइंटिफिकली बात करें तो हमारा जो खाना होता है, खाने के अंदर दो, देसी भाषा में बात करेंगे, दो चीजें होती हैं उसके अंदर। कोई भी अनाज है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं और बहुत सारी आइटम्स होती हैं न्यूट्रिशन की, और साथ में होता है फाइबर, जिसको हिंदी में भूसा बोलते हैं, पंजाबी में उसको चोकर बोलते हैं। राइट, तो जब आप किसी टाइम पे, मैं भी किसी टाइम पे साइकिल के अंदर गेहूं को पिसाने के लिए जाते थे, तो गेहूं को पिसा के आते थे, तो उसके अंदर जब गेहूं निकलता था, जो आटा निकलता था, तो आटे के साथ चोकर निकलती थी, तो हम वो चोकर भी लेके आते थे, या उसको खाने के अंदर मिक्स किया जाता था ताकि हमारे खाने के अंदर फाइबर रहे, या फिर उसको हम अपने घर में गाय होती थी उसको दे देते थे। ठीक है, उसके भोजन के अंदर यूज हो जाता था। अब पिछले 25-30 साल के अंदर अगर हम आज की अपनी डाइट देखें, तो आज हमारी डाइट में क्या चीज है? 99% घरों के अंदर ऑलमोस्ट पैकेज फूड बहुत कॉमन हो चुका है। ठीक है, हम किसी जमाने में सेवइयां घर पे बनाते थे, आज मार्केट से मिलती है। तो सुबह सुबह उठ के ज्यादातर लोग चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, और साथ में बिस्कुट या रस। ये जो बिस्कुट और रस है, ये प्योर ऐसी चीज से बनी है जिसको बोलते हैं मैदा। मैदा क्या होता है? गेहूं की जब पिसाई होती है उसकी ऐसी फॉर्म होती है जो सबसे बारीक फॉर्म होती है, बिल्कुल जैसे कहते हैं व्हाइट, और व्हाइट फ्लावर बोल देते हैं। आई मीन मैदे को अगर आप अंडरस्टैंड करोगे तो वो, अगर उसके अंदर थोड़ा सा आप वैसे ही डालोगे, पानी डालोगे, तो वो लेवी की तरह बन जाता है। तो जो पुराने टाइम में क्या होता था, जो हम खाना खाते थे, जो हमारी डाइट होती थी, बाहर का खाना कम आते थे, तो पैसा ही नहीं होता था, तो हमारा जो खाना होता था, चाहे वो अनाज था या गेहूं था, कोई भी चीज थी, जो भी हम लोग खा रहे हैं वो उसको बोलते थे मोटा अनाज। यानी उसके अंदर हम लोग जो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स है, उसके साथ बहुत सारा फाइबर होता था। राइट, दूसरी, उस टाइम के अंदर पहली चीज, हम बाहर का खाना नहीं खाते थे, घर का खाना खाते थे, 3 टाइम के खाते थे, और 9:30-10 बजे से पहले सो जाते थे। तीसरा, हम नीचे जो पॉटी करते थे वो नीचे बैठ के करते थे, हमारा जो इंडियन टॉयलेट होते थे, आप साइंटिफिकली गूगल पे सर्च करके देखिए तो आपको पता लगेगा वही सिस्टम प्योर है, उसी से पेट की सफाई होती है। जो हम इंग्लिश टॉयलेट यूज करते हैं सिटिंग पोस्चर में, जैसे मैं बैठा हूँ, हमारे घर में टॉयलेट है, तो इससे हमारा पेट साफ नहीं होता। तो पिछले टाइम के अंदर जो हिंदुस्तान की जो डाइट है, मैक्सिमम इन चीजों के अंदर, आप मार्केट से कोई भी पैकेज फूड ले रहे हो वो मैदे से बना हुआ है। ठीक है, घर में जो आटा आ रहा है हम पिसा नहीं रहे। ठीक है, तो किसी जमाने में ऐसा बोला जाता था कि जो आप घर के अंदर आटा आ रहा है, ठीक है, वो जो आटा है ये कम से कम 2 साल पुराना होना चाहिए, पुराने गेहूं का होना चाहिए। अब तो फ्रेश जो क्रॉप आई है उसी में से निकाल निकाल के जा रहे हैं। तो अब अगर हम फिर उसी टॉपिक के ऊपर आते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स और फाइबर, तो हमारे खाने के अंदर अगर हम कहें कि हमने खाने को खाया, कुछ भी, किसी भी चीज को खाया, तो जो वो पेट में से निकला, तो उसके अंदर पेट की सफाई के लिए फाइबर चाहिए था, और पौष्टिकता के लिए, न्यूट्रिशन के लिए उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स और बहुत सारे और मिनरल्स, न्यूट्रिशन की आइटम होती थी। तो हमारे जो पुराने जमाने के अंदर हम लोग जो खाना खाते थे उसके अंदर जो लोकल अनाज होते थे, जिसको आज की डेट में अंग्रेजी में मिलेट्स बोल देते हैं, कहीं पे लोग ज्वार खाते थे, कहीं पे बाजरा खाते थे, कहीं पे रागी खाते थे, और भी कई तरह के लोकल अनाज होते थे जो लुप्त हो चुके हैं अभी तक। ये जो अनाज होते थे इनके अंदर पेस्टिसाइड्स नहीं होते थे, पानी की इनको बनाने के लिए ज्यादा जरूरत नहीं होती थी। ये जो, जिसको हम बोलेंगे मोटा अनाज, तो हम मोटे अनाज से एक इस चीज में ट्रांसफर हो गए जिसके अंदर हम आज थैली का आटा लेके आते हैं। वो जो थैली का आटा है उसके अंदर हमने, जो हमारे घर में आज खाना खाया जा रहा है, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स और फाइबर की एक रेशियो होती है। कार्बोहाइड्रेट्स हमेशा ज्यादा होता है और फाइबर कम होता है। तो ऐसा माना जाता है साइंटिफिकली कि अगर हमारी कार्बोहाइड्रेट्स और फाइबर की जो रेशियो है, अगर ये 10 से नीचे है, तो इसको हम बोलेंगे ये अच्छा अनाज है, मोटा अनाज है, ये हमारे लिए, ऐसे मान लो ये हेल्दी ही है।
मान लो ये अपने आप में बढ़िया ही हमारे शरीर में, वो जो अन्न है, मोटा अनाज है, वो हमारे शरीर में खाना भी देगा, उसको पौष्टिकता भी देगा और हमारे पेट की सफाई भी कर देगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत हाई परसेंटेज के अंदर फाइबर है। राइट। तो ये जो रेशियो होती है, अच्छा जो मोटा अनाज है जिसको माना जाता है, इसकी रेशियो 10 से अगर नीचे होती है तो बहुत बड़ी है। अभी मैं पीछे को कोई सेमिनार अटेंड कर रहा था, तो वहां पे मैंने कहीं पे एक फिगर देखी कि जो हम वीट यानी जिसको हम बोलते हैं गेहूं खाते हैं, ठीक है, पंजाब में उसको कनक बोलते हैं, ये जो गेहूं है, जो उसका आटा खाते हैं, इसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स और फाइबर की जो रेशियो है, कार्बोहाइड्रेट्स ऊपर और फाइबर नीचे, ये जो रेशियो है 50 से ऊपर है। रहनी चाहिए क्या, यानी जो हम खाना खा रहे हैं उसके अंदर हमारी 10 के आसपास ये रेशियो होनी, उससे 5 गुना ऑलरेडी खा रहे हैं, सबके घरों में यही जा रहा है। अगर हम राइस खाते हैं तो ये रेशियो 300 से ऊपर है। तो बहुत देसी भाषा में अगर कहा जाए तो जब मैंने खाना खाया, अब ज्यादातर लोग आज की डेट में सिटिंग जॉब होती है, कार्बोहाइड्रेट्स को देसी भाषा में बोलेंगे तो कार्बोहाइड्रेट्स मेरी बॉडी में एनर्जी के लिए चाहिए। तो मैंने सुबह उठ के मैं ऑफिस में जाके बैठ गया और उससे पहले मैंने 2-3 रोटियां या 3-4 पराठे खाई, जो भी खाई, खा के मैं जब चला गया, उसके बाद मैक्सिमम मैं शाम तक बैठा हूँ, दोपहर तक भूख लगने तक मैं बैठा हूँ। तो जो मुझे खाना मिल रहा है सुबह एकदम से जो मैंने खाया, तो मेरे को बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स मिले, फाइबर कम मिला, जितना मुझे चाहिए था उससे कई गुना मिल रहा है। तो ये बॉडी में कहाँ जाएगा, ठीक है। तो ये जो हम अगर केमिस्ट्री को पढ़ते थे तो उस टाइम के ऊपर ये माना जाता था कि जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है किसी भी फूड को, उसको तोड़ देते हैं, साइंटिफिकली बात करें, उसका फैट होता है, स्टार्च होता है, बहुत सारी चीजें होती है, तो उसमें से एंड में ग्लूकोज होता है। तो जब मैंने बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट सुबह ले लिया तो नेचुरली वो बॉडी के अंदर ग्लूकोज सक्रीट कर रहा है। तो मेरी क्या, यानी मेरी अगर रिक्वायरमेंट थी 10 की, तो मेरी बॉडी में अगर 50 या 100 इतने टाइप की आइटम का मेरी बॉडी के अंदर जितनी मुझे चाहिए थी ग्लूकोज, उससे ज़्यादा ग्लूकोज बॉडी के अंदर आ गई, तो ये क्या करेगी, हम अगर उसको यूज़ नहीं करेंगे तो ये हमें किसी ना किसी तरीके की बीमारी करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे मेडिकली बात नहीं कर रहा हूँ, अगर इस चीज़ को आप समझना चाहते हैं कि डायबिटीज से हमने बचना है, आज की डेट में क्या होता है, आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करिए, बहुत जो सियाने लोग हैं या डॉक्टर भी बोलते हैं, इसको लाइफस्टाइल डिजीज बोलते हैं। तो बहुत देसी भाषा में इस चीज के ऊपर आएंगे, जितना मुझे जरूरत है, अगर मैं उससे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स दे रहा हूँ तो मेरी बॉडी में क्या होगा। तो आज की डेट में जो डॉक्टर बोलते हैं कि लाइफस्टाइल डिजीज, ये क्या होता है, लाइफस्टाइल डिजीज है कि जो हमारा 1947 का, 2024 के अंदर आते आते हमारा जो लाइफस्टाइल है वो चेंज हो चुका है। ध्यान से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए। ये डायबिटीज है, इस बीमारी को अंडरस्टैंड करने की जरूरत नहीं है, ये बीमारी क्या है, क्यों होती है, ठीक है। मोटी चीज देखिए कि इसकी जो, ये कोई बीमारी नहीं है, ये हमारे लाइफस्टाइल की वजह से ही हम अब रात को क्या हो रहा है, लोग रात को 12-12 बजे तक जाग रहे हैं, सो रहे हैं, ठीक है, लेट, सुबह लोग 10-10, 11-11 बजे उठ रहे हैं, सीडेंटरी जॉब है, IT एम्प्लॉइज है, तो कहाँ से ये डायबिटीज कहाँ से आ जाती है, शुगर की प्रॉब्लम कहाँ से आती है। तो जिस चीज के ऊपर अगर कोई पर्सन ऐसा कहता है कि मुझे शुगर की प्रॉब्लम से बचना है, ठीक है, तो क्या करेगा, दवाइयाँ खाता रहेगा। वो दवाई क्या होती है, जब आप उस दवाई के ऊपर आते हो तो वो जिंदगी भर खानी पड़ेगी। ऐसे ही है ना सारे, देखो, अगर मैं किसी डॉक्टर के पास गया, अच्छी दवाई का मतलब क्या होता है, अच्छी दवाई का मतलब होता है कि मैंने दवाई खाई, 10-15 दिन में मैं उससे ठीक हो जाऊंगा। जो दवाई मुझे 10 साल, 20 साल, 25 साल खानी पड़ रही है, तो हम एज ए कॉमन सेंस मान के चल रहे, यानी दवाई काम नहीं कर रही। दवाई क्या काम कर रही है, जो बॉडी के अंदर मेरा रूट कॉज है, रूट कॉज क्या था, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, खाने का, खाने पीने का टाइम ठीक नहीं है, ठीक है, सीडेंटरी लाइफस्टाइल होगी, एक्सरसाइज नहीं उस टाइप से, और जो हम खाना खा रहे हैं, सपोज को आज किसी की 50,000 की इनकम है, लाख की इनकम है, 5 लाख की इनकम है, तो वो क्या खा रहे हैं, है ना, सुबह से लेकर शाम तक काम कर रहे हैं। एक इंडिविजुअल है, कोई गुड़गांव में किसी की जॉब लगी, रहने वाला मेरठ का था, तो नौकरी, वो क्या खा रहे थे, पैसा खूब कमा रहा है भाई साहब, आपने 3 BHK ले लिया, गाड़ियां ले ली, दुनिया जहान की चीजें ले ली। जो 3 टाइम हमने खाना खाना है, उसके अंदर मैक्सिमम अगर नॉर्थ में होंगे तो गेहूं चलेगा, तो साउथ में जाएंगे तो चावल चलेगा। तो जो किसी जमाने में हर एक इंसान मतलब मजदूरी ही करते थे, आई में कोई ना कोई फिजिकल वर्क होता ही होता था। मजदूरी का मतलब हम कोई खेतों के अंदर ही काम करते थे, उस टाइम पे शायद हमें गेहूं और राइस की इतनी ज़्यादा जरूरत होती थी, राइट। तो मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस टॉपिक के बारे में बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छे से जानकारी लेना चाहते हैं तो यूट्यूब के ऊपर जाइए,
देयर आर 2 डॉक्टर, एक है डॉक्टर बी एम हेगड़े और दूसरे हैं डॉक्टर खादर वली। ठीक है, डॉक्टर बी एम हेगड़े एंड डॉक्टर खादर वली। इन दोनों के थोड़े से यूट्यूब पे वगैरह आपको लगता है कि डायबिटीज लाइफस्टाइल, जो खाना पीना क्या होना चाहिए, किस तरीके का है, आप फ्री में अगर एजुकेशन लेना चाहते हैं, आप अंडरस्टैंड, दोनों ही लोग डॉक्टर हैं। ठीक है, तो जस्ट मैंने एक सिंपल लैंग्वेज में ये रियलाइज कराने की कोशिश की है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स और फाइबर की जो हमारी रेशियो होनी चाहिए, अगर वो रेशियो का, ऑप्टिमल रेशियो का हम खाना नहीं खाएंगे तो हमारी बॉडी में कोई ना कोई बीमारी होगी ही होगी। तो ये बीमारी किस तरीके से होती है और किस तरीके से ये बीमारियां ठीक हो सकती हैं बिना दवाइयां खा के या लाइफस्टाइल में चेंजेस करके, ये दोनों पुरुष हैं आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हैं। मैं इनको फॉलो करता हूँ, कोशिश करता हूँ इनसे जो सीखने की कोशिश, जितनी भी चीज़ें इनसे सीखने को मिलती हैं उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ। आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर दैट। चलिए, हो सकता है आपको ये वीडियो किसी तरीके से बेनिफिशियल लगा। अगर ये अच्छा लगा तो काइंडली इसको लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय जय श्री राधे।